नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक गामा में। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस स्टॉक की बात करूंगा वो स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 का स्टॉक है। और वो जो स्टॉक है वो इस साल निफ्टी 50 का वर्स्ट परफॉर्मर है। मतलब निफ्टी 50 का एक ऐसा स्टॉक है जिसने इस साल सबसे खराब परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर आपने वो स्टॉक गैस कर लिया है तो एक बार कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई वो स्टॉक कौन सा है और हमें उस स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, क्या उसे बाय करना चाहिए या उसे सेल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं वो स्टॉक आपके सामने आ चुका है और उस स्टॉक का नाम है हीरो मोटो कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भाई ये जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये बाइक्स बनाती है। हीरो मोटो कॉर्प को सभी अच्छे से जानते हैं। निफ्टी 50 का स्टॉक है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। लेकिन अगर आप इस साल इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इस साल इस कंपनी ने इतना खराब परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम इस समय सिर्फ शेयर के प्राइस की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि भाई एक साल का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक साल के अंदर इसके चार्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप 5 ईयर्स का चार्ट भी इस शेयर का देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इस समय ये शेयर जिस जगह पे है, आज से 2020 में अगर आप चले जाएं 2020 की शुरुआत में, तो 2020 की शुरुआत में भी ये शेयर इसी जगह पे था जिस जगह पे ये शेयर आज है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसने पिछले 1-2 साल में भी कोई परफॉर्म नहीं किया है और पिछले एक साल की बात करें तो ये स्टॉक लगातार गिर ही रहा है। चलिए एक बार इसके डेटा के ऊपर कुछ नजर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि भाई इस शेयर के अंदर 52 वीक में कितना करेक्शन हुआ है, मतलब अपने 52 वीक हाई से ये शेयर कितना करेक्ट हो चुका है, तो आपको दिखेगा कि भाई ये शेयर अपने 52 वीक हाई से इस समय 32% करेक्ट हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा करेक्शन है, काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन मैं इसको कहूँगा। अगर आप इस शेयर का 52 वीक हाई देखेंगे तो वो है 3629 का और 52 वीक लो है इस शेयर का 2408 का। तो आप देख सकते हैं कि भाई 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बीच में भी लगभग अगर आप कहेंगे तो आपको दिखेगा कि 1200 रुपये का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है। फिर हम अगर इस शेयर के पी रेशियो की बात करते हैं तो इस शेयर का जो पी रेशियो इस समय चल रहा है वो है 16.95, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप में ही काफ़ी कम है। और अगर आप ऑटो सेक्टर का पी से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ऑटो सेक्टर का जो पी इस समय चल रहा है वो है 22.47। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये शेयर जो है इसका जो पी है वो सेक्टर के पी से भी काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी चीप वैल्यूएशंस पे भी इस समय अवेलेबल है। अगर आप इसके मार्केट कैप की बात करेंगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 49,201 करोड़ का। मतलब ये एक अच्छी लार्ज कैप कंपनी है। और जो सबसे खास बात है इस शेयर की इस समय वो ये है कि भाई जो डिविडेंड यील्ड ये दे रहा है ये शेयर इस समय वो काफ़ी ज़्यादा है, 4.26% का है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप बैंक के अंदर आज की डेट में पैसा रखते हैं या फिर आप इस शेयर को खरीद लेते हैं तो इस शेयर के खरीदने के बाद जो डिविडेंड आता है वो बैंक के रिटर्न से इस समय ज़्यादा मिल रहा है। पर फिर क्या हमें इस शेयर को खरीद लेना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, जब आप शेयर खरीदने के बारे में सोचते हैं तब आप खाली डिविडेंड को नहीं देख सकते। आपको ये भी देखना होगा कि कहीं आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो आपकी मूल अमाउंट है वही तो कम नहीं हो रही है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ये जो शेयर है पिछले एक साल से लगातार गिरता चला जा रहा है। तो नो डाउट ये शेयर जो है आपको 4.26% का डिविडेंड तो जरूर दे रहा है, लेकिन इस शेयर का खुद का जो प्राइस है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो इसलिए इस शेयर को खरीदने से पहले हमें इसके कुछ और डेटा को भी देखना पड़ेगा, जो कि है इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके पिछले कुछ साल के पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो अगर आप वो देखेंगे तो ये मैंने आपके सामने खोल दिए हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स किस तरह से हैं। अगर आप सितंबर 2020 में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई सितंबर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट था 950 करोड़ का। ठीक है। फिर दिसंबर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 18% बढ़ के 1127 करोड़ का हो गया। फिर मार्च 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 24.8% कम होके 847 करोड़ का हो गया। फिर जून 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 53.7% कम होके 392 करोड़ का रह गया। और सितंबर 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 106.6% बढ़ के 810 करोड़ का हो गया। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो ये काफ़ी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स नजर आते हैं, क्योंकि देखिए सितंबर से दिसंबर के अंदर कंपनी का रिजल्ट बढ़ा, फिर दिसंबर से मार्च में कम हो गया, फिर मार्च से जून में कम हो गया और फिर जून से सितंबर में सडनली फिर से बढ़ गया। और अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे कि भाई सितंबर 2020 को आप कंपेयर करें सितंबर 2021 से, तो आपको दिखेगा कि भाई इसके अंदर कुछ कमी ही हुई है। मतलब सितंबर 2020 में हमारा 950 करोड़ का प्रॉफिट था,
और सितंबर 2021 के अंदर हमारा प्रॉफिट सिर्फ 810 करोड़ का रह गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी हमें डिक्लाइन नजर आया है। बाकी ओवरऑल देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट कुछ इस तरह चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब बहुत कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर रहा है। चलिए अब एक बार इस कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। अगर आप इस कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2017 के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट जो किया था वो था 3229 करोड़ का, जो कि 2018 के अंदर 13.7% बढ़ के 3672 करोड़ का हो गया। फिर 2019 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 7.2% कम हुआ और जो प्रॉफिट हुआ वो था 3405 करोड़ का। फिर 2020 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 6.4% बढ़ गया और बढ़ के वो हो गया 3624 करोड़ का। और फिर 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट एक बार फिर से गिर गया और वो कितना गिरा 17.7%, और फिर वो प्रॉफिट हो गया 2982 करोड़ का। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई एक बार तो कंपनी का एक साल तो प्रॉफिट बढ़ा, फिर उसके बाद एक साल कम हो गया, फिर एक साल बढ़ा और फिर एक साल कम हो गया। तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं 2017 से अगर आप कंपेयर करेंगे 2021 को, तो आपको दिखेगा कि भाई ओवरऑल इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम ही हुआ है। लेकिन बेसिकली ये जो प्रॉफिट है ये 2021 के अंदर कम हुआ है, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कोरोना का पीरियड रहा है, इसके अंदर कंपनी की सेल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, तो इसलिए हमें इस चीज़ को भी कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको कंसिडरेशन में रख भी लेते हैं तब भी हमें ये नजर आता है कि भाई कंपनी के जो प्रॉफिट है वो साल दर साल बढ़ नहीं रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट मोर और लेस सेम ही चल रहा है, कभी 200 करोड़ ज़्यादा, कभी 200 करोड़ कम, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग लगभग जो है हमारा पूरे टाइम कांस्टेंट सा ही चल रहा है। मतलब इस सेक्टर के अंदर हमें कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रही है, मतलब इस शेयर के अंदर भी नहीं आ रही है। और ये इवन ऑटो सेक्टर के लिए भी ट्रू ही है कि ऑटो सेक्टर में हमने पिछले 4-5 सालों के अंदर कोई ग्रोथ अच्छी देखी नहीं है। चलिए अब एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं कि वो किस तरह का है। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ओपन कर दिया है। अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इस कंपनी के 35% जो शेयर्स हैं लगभग, वो तो है प्रमोटर के पास। तो अगर हम प्रमोटर के रेस्पेक्ट में इस शेयर की बात करते हैं तो भाई मेरे हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग इस शेयर के अंदर, इस कंपनी के शेयर्स के अंदर काफ़ी कम है। मैं इसको कम ही कहूँगा, अगर 50% से कम होती है तो मैं उसे कम ही मानता हूँ। उसके बाद अगर आप FII की होल्डिंग इस कंपनी में देखेंगे तो वो है 32% की, जो कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त होल्डिंग है। इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि भाई जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं उनको इस कंपनी पे काफ़ी भरोसा है। उनका ऐसा मानना है कि भाई ये कंपनी जो है आगे जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। सिमिलरली अगर आप DII की बात करेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उनका इस कंपनी में जो होल्ड है वो है 22%, और ये भी काफ़ी अच्छा होल्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो इंडिया के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इस कंपनी में काफ़ी भरोसा है। और फिर फाइनली अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास इस कंपनी के 11% शेयर हैं। इसका मतलब पब्लिक के पास भी इस कंपनी के काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में शेयर है और पब्लिक को भी इस शेयर पे काफ़ी भरोसा है। तो दोस्तों अगर मैं इस शेयर की ओवरऑल बात करता हूँ तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस शेयर के अंदर इस समय जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप इस शेयर को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदने की सोच रहे हैं तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको इस शेयर से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। और ये दूरी कब तक आपको बना के रखनी है, जब तक या तो इस कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े अच्छे ना आने लग जाएं, या फिर तब तक जब तक कि ये जो शेयर है जो लगातार एक डाउनफॉल में चल रहा है पिछले एक साल से, ये थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन ना पकड़े, तब तक आपको इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस शेयर को इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भाई मेरा यह कहना है कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर काफ़ी अच्छा है। और मेरे हिसाब से इस समय काफ़ी अच्छा मौका भी है इसके अंदर एंट्री लेने का, क्योंकि देखिए कंपनी में कभी कभार खराब टाइम आता है और एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा उस खराब टाइम के अंदर कंपनी में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको उस कंपनी में भरोसा होता है, उसे उस कंपनी के फंडामेंटल्स पता होते हैं कि भाई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प जो है काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, इतनी आराम से ये कंपनी बंद हो जाए या इसके साथ कोई ऐसी खतरनाक घटना हो जाए, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर काफ़ी अच्छा है। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इसमें एक बार जरूर आप कंसिडर करें इस शेयर को। और अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आप इस शेयर से अभी कुछ टाइम के लिए दूरी बना के रखें, जब तक कि ये शेयर ऊपर की यात्रा चालू नहीं करता या फिर इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आने स्टार्ट नहीं होते। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक गामा में। दोस्तों आज मैं आपसे जिस स्टॉक की बात करूंगा वो स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 का स्टॉक है। और वो जो स्टॉक है वो इस साल निफ्टी 50 का वर्स्ट परफॉर्मर है। मतलब निफ्टी 50 का एक ऐसा स्टॉक है जिसने इस साल सबसे खराब परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर आपने वो स्टॉक गैस कर लिया है तो एक बार कमेंट में लिख के जरूर बताएं।
तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई वो स्टॉक कौन सा है और हमें उस स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, क्या उसे बाय करना चाहिए या उसे सेल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं वो स्टॉक आपके सामने आ चुका है और उस स्टॉक का नाम है हीरो मोटो कॉरपोरेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भाई ये जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये बाइक्स बनाती है। हीरो मोटो कॉर्प को सभी अच्छे से जानते हैं। निफ्टी 50 का स्टॉक है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। लेकिन अगर आप इस साल इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इस साल इस कंपनी ने इतना खराब परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम इस समय सिर्फ शेयर के प्राइस की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि भाई एक साल का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक साल के अंदर इसके चार्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप 5 ईयर्स का चार्ट भी इस शेयर का देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इस समय ये शेयर जिस जगह पे है, आज से 2020 में अगर आप चले जाएं 2020 की शुरुआत में, तो 2020 की शुरुआत में भी ये शेयर इसी जगह पे था जिस जगह पे ये शेयर आज है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसने पिछले 1-2 साल में भी कोई परफॉर्म नहीं किया है और पिछले 1 साल की बात करें तो ये स्टॉक लगातार गिर ही रहा है। चलिए एक बार इसके डेटा के ऊपर कुछ नज़र डालते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि भाई इस शेयर के अंदर 52 वीक में कितना करेक्शन हुआ है, मतलब अपने 52 वीक हाई से ये शेयर कितना करेक्ट हो चुका है, तो आपको दिखेगा कि भाई ये शेयर अपने 52 वीक हाई से इस समय 32% करेक्ट हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा करेक्शन है, काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन मैं इसको कहूँगा। अगर आप इस शेयर का 52 वीक हाई देखेंगे तो वो है 3629 का और 52 वीक लो है इस शेयर का 2408 का। तो आप देख सकते हैं कि भाई 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बीच में भी लगभग अगर आप कहेंगे तो आपको दिखेगा कि 1200 रुपये का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है। फिर हम अगर इस शेयर के पी रेशियो की बात करते हैं तो इस शेयर का जो पी रेशियो इस समय चल रहा है वो है 16.95, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप में ही काफ़ी कम है। और अगर आप ऑटो सेक्टर का पी से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ऑटो सेक्टर का जो पी इस समय चल रहा है वो है 22.47। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये शेयर जो है इसका जो पी है वो सेक्टर के पी से भी काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी चीप वैल्यूएशंस पे भी इस समय अवेलेबल है। अगर आप इसके मार्केट कैप की बात करेंगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 49,201 करोड़ का। मतलब ये एक अच्छी लार्ज कैप कंपनी है। और जो सबसे खास बात है इस शेयर की इस समय वो ये है कि भाई जो डिविडेंड यील्ड ये दे रहा है ये शेयर इस समय वो काफ़ी ज़्यादा है, 4.26% का है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप बैंक के अंदर आज की डेट में पैसा रखते हैं या फिर आप इस शेयर को खरीद लेते हैं तो इस शेयर के खरीदने के बाद जो डिविडेंड आता है वो बैंक के रिटर्न से इस समय ज़्यादा मिल रहा है। पर फिर क्या हमें इस शेयर को खरीद लेना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, जब आप शेयर खरीदने के बारे में सोचते हैं तब आप खाली डिविडेंड को नहीं देख सकते, आपको ये भी देखना होगा कि कहीं आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो आपकी मूल अमाउंट है वही तो कम नहीं हो रही है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ये जो शेयर है पिछले 1 साल से लगातार गिरता चला जा रहा है। तो नो डाउट ये शेयर जो है आपको 4.26% का डिविडेंड तो जरूर दे रहा है, लेकिन इस शेयर का खुद का जो प्राइस है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो इसलिए इस शेयर को खरीदने से पहले हमें इसके कुछ और डेटा को भी देखना पड़ेगा, जो कि है इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके पिछले कुछ साल के पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो अगर आप वो देखेंगे तो ये मैंने आपके सामने खोल दिए हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स किस तरह से हैं। अगर आप सितंबर 2020 में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई सितंबर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट था 950 करोड़ का। ठीक है। फिर दिसंबर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 18% बढ़ के 1127 करोड़ का हो गया। फिर मार्च 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 24.8% कम होके 847 करोड़ का हो गया। फिर जून 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 53.7% कम होके 392 करोड़ का रह गया। और सितंबर 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 106.6% बढ़ के 810 करोड़ का हो गया। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो ये काफ़ी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स नज़र आते हैं, क्योंकि देखिए सितंबर से दिसंबर के अंदर कंपनी का रिजल्ट बढ़ा, फिर दिसंबर से मार्च में कम हो गया, फिर मार्च से जून में कम हो गया और फिर जून से सितंबर में सडनली फिर से बढ़ गया। और अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे कि भाई सितंबर 2020 को आप कंपेयर करें सितंबर 2021 से, तो आपको दिखेगा कि भाई इसके अंदर कुछ कमी ही हुई है। मतलब सितंबर 2020 में हमारा 950 करोड़ का प्रॉफिट था और सितंबर 2021 के अंदर हमारा प्रॉफिट सिर्फ 810 करोड़ का रह गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी हमें डिक्लाइन नजर आया है। बाकी ओवरऑल देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट कुछ इस तरह चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब बहुत कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर रहा है। चलिए अब एक बार इस कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। अगर आप इस कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2017 के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट जो किया था वो था 3229 करोड़ का, जो कि 2018 के अंदर 13.7% बढ़ के 3672 करोड़ का हो गया। फिर 2019 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 7.2% कम हुआ
और जो प्रॉफिट हुआ वो था 3,405 करोड़ का। फिर 2020 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 6.4% बढ़ गया और बढ़ के वो हो गया 3,624 करोड़ का। और फिर 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट एक बार फिर से गिर गया और वो कितना गिरा 17.7%, और फिर वो प्रॉफिट हो गया 2,982 करोड़ का। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई एक बार तो कंपनी का एक साल तो प्रॉफिट बढ़ा, फिर उसके बाद एक साल कम हो गया, फिर एक साल बढ़ा और फिर एक साल कम हो गया। तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं 2017 से अगर आप कंपेयर करेंगे 2021 को, तो आपको दिखेगा कि भाई ओवरऑल इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम ही हुआ है। लेकिन बेसिकली ये जो प्रॉफिट है ये 2021 के अंदर कम हुआ है, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कोरोना का पीरियड रहा है, इसके अंदर कंपनी की सेल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, तो इसलिए हमें इस चीज़ को भी कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको कंसिडरेशन में रख भी लेते हैं तब भी हमें ये नजर आता है कि भाई कंपनी के जो प्रॉफिट है वो साल दर साल बढ़ नहीं रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट मोर और लेस सेम ही चल रहा है, कभी 200 करोड़ ज़्यादा, कभी 200 करोड़ कम, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग लगभग जो है हमारा पूरे टाइम कांस्टेंट सा ही चल रहा है। मतलब इस सेक्टर के अंदर हमें कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रही है, मतलब इस शेयर के अंदर भी नहीं आ रही है। और ये इवन ऑटो सेक्टर के लिए भी ट्रू ही है कि ऑटो सेक्टर में हमने पिछले 4-5 सालों के अंदर कोई ग्रोथ अच्छी देखी नहीं है। चलिए अब एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं कि वो किस तरह का है। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ओपन कर दिया है। अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इस कंपनी के 35% जो शेयर्स हैं लगभग, वो तो है प्रमोटर के पास। तो अगर हम प्रमोटर के रेस्पेक्ट में इस शेयर की बात करते हैं तो भाई मेरे हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग इस शेयर के अंदर, इस कंपनी के शेयर्स के अंदर काफ़ी कम है। मैं इसको कम ही कहूँगा, अगर 50% से कम होती है तो मैं उसे कम ही मानता हूँ। उसके बाद अगर आप FII की होल्डिंग इस कंपनी में देखेंगे तो वो है 32% की, जो कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त होल्डिंग है। इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि भाई जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं उनको इस कंपनी पे काफ़ी भरोसा है। उनका ऐसा मानना है कि भाई ये कंपनी जो है आगे जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। सिमिलरली अगर आप DII की बात करेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उनका इस कंपनी में जो होल्ड है वो है 22%, और ये भी काफ़ी अच्छा होल्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो इंडिया के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इस कंपनी में काफ़ी भरोसा है। और फिर फाइनली अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास इस कंपनी के 11% शेयर हैं। इसका मतलब पब्लिक के पास भी इस कंपनी के काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में शेयर है, पब्लिक को भी इस शेयर पे काफ़ी भरोसा है। तो दोस्तों अगर मैं इस शेयर की ओवरऑल बात करता हूँ तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस शेयर के अंदर इस समय जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप इस शेयर को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदने की सोच रहे हैं तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको इस शेयर से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। और ये दूरी कब तक आपको बना के रखनी है, जब तक या तो इस कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े अच्छे ना आने लग जाएं, या फिर तब तक जब तक कि ये जो शेयर है जो लगातार एक डाउनफॉल में चल रहा है पिछले एक साल से, ये थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन ना पकड़े, तब तक आपको इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस शेयर को इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भाई मेरा यह कहना है कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर काफ़ी अच्छा है। और मेरे हिसाब से इस समय काफ़ी अच्छा मौका भी है इसके अंदर एंट्री लेने का, क्योंकि देखिए कंपनी में कभी कभार खराब टाइम आता है और एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा उस खराब टाइम के अंदर कंपनी में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको उस कंपनी में भरोसा होता है, उसे उस कंपनी के फंडामेंटल्स पता होते हैं कि भाई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प जो है काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, इतनी आराम से ये कंपनी बंद हो जाए या इसके साथ कोई ऐसी खतरनाक घटना हो जाए, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर काफ़ी अच्छा है। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इसमें एक बार ज़रूर आप कंसिडर करें इस शेयर को। और अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आप इस शेयर से अभी कुछ टाइम के लिए दूरी बना के रखें, जब तक कि ये शेयर ऊपर की यात्रा चालू नहीं करता या फिर इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आने स्टार्ट नहीं होते। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।